मॉर्निंग। आज हम पुनरुत्थान कालीन महत्वपूर्ण चित्रकार राफेल के बारे में चर्चा करेंगे। राफेल, इसका वास्तविक नाम राफेल्लो सांती था। यह चरम पुनरुत्थान के तीनों प्रमुख कलाकारों में सबसे छोटा था। राफेल का जन्म उर्बीनो में हुआ था। कलाचार्यों की कोटि में यह सबसे अधिक समन्वयवादी था। उसके पिता जियोवानी सांती चित्रकार थे। 1494 में पिता की मृत्यु होने पर राफेल कुछ दिन भटकता रहा। 1500 में वह पेरुजीनो के यहाँ कार्य सीखने लगा। संभवतः इसी समय उसने सैनिक का स्वप्न द नाइट्स ड्रीम नामक चित्र की रचना की थी, जो अब नेशनल गैलरी लंदन में है। इस समय लियोनार्दो 48 वर्ष का और माइकल एंजिलो 25 वर्ष का था, जबकि राफेल केवल 17 वर्ष का था। फिर भी केवल 10 वर्ष पश्चात वह उनके समकक्ष मान लिया गया। 1500 से 1510 ईस्वी का युग राफेल के एक महान चित्रकार के रूप में उदय एवं चरम पुनरुत्थान का एक विशिष्ट युग है। यद्यपि 1502-3 में अंकित एक सूली के चित्र में भी उसने पेरुजिनो से प्रेरणा ली है, तथापि 1504 के कुमारी के चित्र में संयोजन एवं रचना संबंधी प्रौढ़ता का परिचय मिलता है। इसी समय वह फ्लोरेंस गया, जहां उसे अपनी कला की रूढ़िवादिता का आभास हुआ होगा। फलतः उसने अनेक रेखा चित्रों आदि के द्वारा उन समस्त उपलब्धियों को शीघ्र ही आत्मसात कर लिया जो उसे नवीन प्रतीत हुई। लियोनार्दो के कुमारी, शिशु तथा संत एन के चित्रों में उसने एक नवीन प्रकार के मैडोना चित्रों का विकास किया और मोनालिसा के आधार पर व्यक्ति चित्रों की नई पद्धति का आरंभ किया, जिसका उदाहरण मेडोलिना डोनी का व्यक्ति चित्र है। मेडोलिना डोनी का चित्र इस स्लाइड में दिखाया गया है। लियोनार्दो के छाया प्रकाश के सिद्धांतों का प्रभाव राफेल की पृष्ठभूमियों में इसी समय से मिलना आरंभ हो जाता है। माइकल एंजिलो के प्रभाव से उसकी आकृतियों की रेखाएं शक्तिशाली और संयमपूर्ण हो गई हैं। 1508 में वह रोम गया और पोप जूलियस द्वितीय के द्वारा वेटिकन में चित्रांकन के हेतु नियुक्त किया गया। शीघ्र ही वह वहाँ का प्रधान चित्रकार हो गया। केवल माइकल एंजिलो ही उससे श्रेष्ठ और पृथक था, जो उस समय वहाँ सिस्टाइन चैपल की छत का चित्रण कर रहा था। 26 वर्ष की आयु में राफेल कलाकारों की प्रथम श्रेणी में गिना जाने लगा और अपना शेष जीवन उसने वहीं व्यतीत किया। 1509 तथा 1512 के मध्य उसने पोप जूलियस द्वितीय तथा लियो दशम के हेतु भित्ति चित्र अंकित किए। इन्हीं में स्कूल ऑफ एथेंस नामक प्रसिद्ध कृति है। यह कृति चरम पुनरुत्थान का भी उत्तम उदाहरण है। इस स्लाइड में दिखाया गया चित्र स्कूल ऑफ एथेंस ही है। इसमें मध्य में प्लेटो व अरस्तु विचार विमर्श में व्यस्त हैं। दाईं ओर गणितज्ञ व वैज्ञानिक एक ग्लोब के साथ चित्रित हैं। बाईं ओर कवि व चित्रकार हैं। इसने 1505 ईस्वी में मैडोना व शिशु का चित्रण किया था। इसी समय इसने पोप लियो दशम का कुर्सी पर बैठे व्यक्ति चित्र भी बनाया। एक अन्य चित्र श्रृंखला हेलियोडोरस के भवन में चित्रित हुई है, जिसमें नाटकीयता अधिक है। इसकी रचना 1511 से 14 के मध्य हुई थी, जबकि माइकल एंजिलो के सिस्टाइन भित्ति चित्र 1512 में दर्शकों हेतु खोले गए थे। अतः इनकी शैली एवं रंग योजनाओं का भी राफेल पर प्रभाव पड़ा। अन्य स्थानों के चित्र उसके शिष्यों ने अंकित किए हैं। 1514 में वह सेंट पीटर के गिरजाघर का प्रमुख वास्तुशिल्पी भी बन गया। रोम के फार्नेसिया नामक स्थान पर उसने जो भित्ति चित्र अंकित किए वे भी उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। वह टेपेस्ट्री डिज़ाइन का भी आविष्कार कर रहा था, जिससे अंकित पर्दे सिस्टाइन चैपल में टांगने की योजना थी।
इसी समय वह प्राचीन धर्मशास्त्र ओल्ड टेस्टमेंट के आधार पर वेटिकन में चित्र बना रहा था। इस समय की उसकी एक सिस्टाइन मैडोना है जो अकेले उसी ने चित्रित की है। इस स्लाइड में दिखाया गया चित्र सिस्टाइन मैडोना का है। इस चित्र की मैडोना पृथ्वी की मानुषी न रहकर स्वर्ग की देवी मातृ देवी हो गई है और उसे बादलों में तैरते हुए चित्रित किया गया है। वास्तव में यह तत्कालीन जन भावना के परिवर्तन का ही परिणाम है। उसकी अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य शरीर धारण करना द ट्रांसफिगरेशन है जो 1517 में आरंभ हुई। 1520 में रफेल की मृत्यु तक यह पूर्ण नहीं हो पाई थी। इसे उसके प्रिय शिष्य जूलियो रोमानो द्वारा पूर्ण किया गया। इस चित्र में एक प्रकार का रीतिवाद है। 37 वर्ष की आयु में जब रफेल की मृत्यु हुई तो अनेक पादरी, राजा, राजकुमार आदि उसके मित्र थे। किसी भी चित्रकार ने उसके पूर्व इतनी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी। रफेल की कला सामंती एवं धर्मनिरपेक्ष है। उसमें विवरणों की बारीकी का अभाव तथा भावाभिव्यक्ति की प्रौढ़ता है। उसने जीवन के सुंदर पक्ष को ही चित्रित किया है और वह बौद्धिकता के साथ साथ किंचित इंद्रिकता की ओर भी झुका है। उसे समन्वयवादी चित्रकार कहा जाता है जिसने अपने समकालीन कलाकारों तथा प्राचीन सभ्यताओं में से महत्वपूर्ण विचारों को संकलित किया, साथ ही उनमें कला के शाश्वत गुणों को भी सम्मिलित कर लिया। लीडा और हंस के पौराणिक विषय का उस समय अनेक चित्रकारों ने अंकन किया था। रफेल द्वारा अंकित ऐसा ही एक रेखा चित्र उपलब्ध है। रफेल को शताब्दियों तक समूह संयोजन का आचार्य माना जाता रहा है। व्यक्तियों के समूहों का संपूर्ण चित्र में अनुपात, चित्र की ऊंचाई और गहराई का अनुपात और व्यक्तियों की विभिन्न मुद्राएं, इन सब में उसने कमाल कर दिखाया है। रफेल की सर्वाधिक ख्याति उसके मैडोना चित्रों से है। इनके चित्रण में मिठास, मातृत्व, ममता, बालकों सा सरल विश्वास और सौंदर्यपूर्ण कोमल स्निग्धता है। उसकी कला में से ही बरोक शैली का विकास हुआ। निकोला पुसीन तथा अंग्र पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा। माइकल एंजिलो तथा रफेल पुनरुत्थान काल की दो विरोधी प्रवृत्तियों के सूचक हैं। इनसे इस युग को दो भिन्न दिशाएं भी मिली। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, यह सुप्रसिद्ध है। रफेल स्वभाव से मिलनसार और परिष्कृत व्यवहार वाला था। उसने अनेक चित्रकारों को शिक्षित किया और उनका नेतृत्व भी किया। माइकल एंजिलो अधिक समय तक अपने सहायकों तथा शिष्यों के साथ कार्य नहीं कर सकता था। यद्यपि जो छोटे कलाकार उसके पास आते थे वह उनकी सहायता भी करता था, तथापि वह अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। इन प्रवृत्तियों के कारण इन दोनों कलाकारों ने दो भिन्न शैलियों का सृजन किया। माइकल एंजिलो द्वारा सिस्टाइन चैपल की छत में अंकित आकृतियों में प्रतिमाओं जैसा भार है, वहाँ रफेल द्वारा वेटिकन में चित्रित रूप, लावण्य एवं परिष्कार युक्त हैं। माइकल की शैली गंभीर एवं आवेश युक्त है। रफेल में नवीनताओं की सहज स्वीकृति है। यही कारण है कि किसी कलाकृति को पूर्ण करने में माइकल एंजिलो जहां अधिकाधिक कठिनाई अनुभव करता था, वहां रफेल ने सहज रूप से ही अनेक चित्र स्वयं पूर्ण किए तथा अपनी चित्रशाला में कार्य करने वाले अन्य चित्रकारों से बनवाए। इसके साथ यह भी द्रष्टव्य है कि केवल 37 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। रफेल ने समकालीन कलाकारों से भी प्रेरणा ली थी। माइकल एंजिलो के स्नानार्थी तथा लियोनार्दो के लीडा और हंस की अनुकृति पर बने रेखा चित्र इसके उदाहरण हैं। रफेल से बरोक शैली के चित्रकारों ने अधिक प्रेरणा ली थी। उसके चित्रों को देखने पर वासनात्मक भाव नहीं उठते, बल्कि प्रत्येक चित्र प्रत्येक आकृति के मिलन अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के मिलन का दर्शन दिखाई देता है। किसी भी चित्र या आकृति में तनाव नहीं है। इसी कारण इसे माइकल एंजिलो से श्रेष्ठ माना जाता है। यह श्रेष्ठता केवल भावों की अभिव्यक्ति के आधार पर है।
नीदरलैंड्स के चित्रकार ह्यूबर्ट वॉन आइक और जॉन वॉन आइक दोनों भाइयों को तेल चित्रण पद्धति का आविष्कर्ता कहा जाता है। कलाकार व इतिहासकार वसारी के समय तक आइक बंधुओं ने पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली थी। इससे पूर्व तक चित्रकार रंगों में पानी या अंडे की सफ़ेदी मिलाकर फ्रेस्को या टेम्परा पद्धतियों से कार्य करते थे। तेल माध्यम का प्रयोग पहले किस प्रकार होता था, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर आइक बंधुओं ने इसका आश्चर्यजनक विकास किया। अलसी का तेल उन्हें अधिक चमकदार, ठीक सूखने वाला व रंगों के अच्छे मिश्रण बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। साथ ही यह जल अवरोधक, वाटरप्रूफ भी था। इन प्रयोगों के कारण इनके द्वारा निर्मित तेल चित्रों की रंगत और चमक में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। इन्होंने रंगों को बहुत पतला करके बारीक से बारीक काम को भी संभव कर दिखाया है। अतः इन्हें तेल चित्रण पद्धति का आविष्कर्ता कहा जाता है। पुनरुत्थानकालीन चित्रकला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर आपको इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।